हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इट्स। आप आज हम करते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु विद्युत परियोजना को विकसित किया जाए तो उत्तराखंड में कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है, चीन के अनुरूप वगैरह वगैरह। पूछने का आंसर है कि लघु विद्युत परियोजना से उत्तराखंड में कितने मेगावाट तक का उत्पादन किया जा सकता है। राइट आंसर है हमारा 40,000 मेगावाट तक का उत्पादन किया जा सकता है हमारे लघु विद्युत के अंदर कितने आते हैं, 25 मेगावाट से नीचे के जो भी हमारे जल विद्युत संयंत्र हैं उनको लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। और हमारे जो बड़े उद्योग हैं उनसे हमारा 1500 मेगावाट तक की हमारी क्षमता है कि हम इतना उत्पादन कर सकते हैं। 15,000 मेगावाट तक की हमारी उत्पादन क्षमता है विद्युत उत्पादन में बड़े उद्योगों से। चलिए नेक्स्ट। 12% रॉयल्टी है तो इसी में आगे देखिए, अन्य राज्य तथा केंद्र द्वारा स्थापित किसी भी परियोजना को राज्य 12% रॉयल्टी के रूप में लेता है। जैसे हमारे विष्णु प्रयाग, एक एग्जाम्पल देखते हैं। विष्णु प्रयाग परियोजना जिसके यूपी की है, वो उसमें से 88% यूपी को मिलता है, बाकी हमारा 12% हमारी रॉयल्टी हमें मिलता है। विष्णु प्रयाग परियोजना कहाँ पे है? अलकनंदा नदी पे। कितने मेगावाट की है ये बताना मुझे ज़रा। 650 मेगावाट की है शायद। उत्तराखंड राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति हुई थी हमारी 2008 में। ये जो राइट आंसर है उन पे पहले से येलो टिक हो रखा है, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, किसी और का बनाया हुआ है। 2008 में हमारी राज्य की ये नवीनीकरण ऊर्जा की नीति लागू हुई। इसका लक्ष्य है कि हमारे 2020 तक 1,000 मेगावाट 1,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से हम प्राप्त करें, ये लक्ष्य रखा गया था इसका। अब ये पूरा हुआ नहीं हुआ पता नहीं। इसका लक्ष्य रखा गया था अक्षय ऊर्जा, मतलब जैसे हमारे सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ऐसे ये सब अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। राइट आंसर यहीं पे है, 1 अप्रैल 2001 को, मुख्यालय देहरादून में। उत्तराखंड में जो भी गठन होंगे ना ज़्यादातर 2001 में ही होंगे, क्योंकि उत्तराखंड का गठन हमारा 9 नवंबर 2001 को। नवंबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने में क्या आप नए विभागों की मतलब गठन होगा, तो ज़्यादातर विभाग हैं जो भी हैं हमारे 2001 में ही हुए हैं। टिहरी हाइड्रो THDC कॉरपोरेशन की स्थापना ये हुई थी 1988 में। पहले इसका कार्य, ये फिर केंद्र ने इसको अपने हाथ में ले लिया था ना। पहले इसका कार्य कर रहा था 1978, हाँ 1978 से हमारे यूपी के जो वो है, क्या बोलते हैं, जल यूपी का वो कौन सा नहर विभाग, यूपी का कृषि एवं नहर विभाग इसका कार्य कर रहा था उस टाइम पे। 19 इससे 1978 से 1976 से शायद, आई थिंक, हाँ 1976 से 1978 में हमारे 1978 में टिहरी विरोध एक समिति बनी थी जिसका विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, जिसमें सुंदरलाल भोगड़ा थे उसमें जुड़े हुए थे इनसे। और कौन थे? और वीरेंद्र सकलानी इसके हो रहे थे, हमारे इस समिति से जुड़े हुए थे। पहला विरोध इनका किसने किया था? वो एक महारानी हमारी कमलावती बिंदु शाह ने इसका विरोध किया था, टिहरी डैम बनने का। इसमें हमें 1986 में रूस से सहायता मिली थी। पहले ये 600 मेगावाट की होने वाली थी, आपने पढ़ा होगा तो अगर। बट रूस के सहयोग के आने की वजह से भी इसके दो फेसों में 100 100 100 1000 1000 और फिर 400, इतने 3 फेसों से मिलकर ये 2400 मेगावाट की ये बनी है हमारी। फर्स्ट जो है ये हमारी टिहरी विद्युत योजना से आती है 1000 मेगावाट। फिर दूसरी आती है 1000 मेगावाट की हमारी, जो हमारा स्टोरेज पंप, टिहरी स्टोरेज पंप से आती है 1000 मेगावाट। और 400 मेगावाट आती है हमारे कोटेश्वर बांध से। ये तीनों का संयोग से मिलकर हमारे 2400 मेगावाट का उत्पादन करता है ये टिहरी। ये और 1000 मेगावाट की जो है इसको 2006 अप्रैल 2000 कितना जून 2006 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
मेगावाट योजना को। 1999 में ये, सॉरी 1999 कह रहा हूँ, 1991 में सुंदरलाल बोंगड़ा सुंदरलाल बोंगड़ा की मतलब इन्होंने एक वो किया था यहाँ पे, धरना दिया था। इसके कारण 76 डेज तक यहाँ पे कार्य बंद रहा था। एक फैक्ट है इसका। ब्रूम ब्रूम कौन था बताना अब। इन्होंने या स्ट्रक्चर बनाया था टेटी डैम का। और उस टाइम पे कितना 1986 पे रूस के राष्ट्रपति का नाम, रूस के राष्ट्रपति ने तो हस्ताक्षर किए थे ना वहाँ पे कि सहयोग के लिए। तो इसके राष्ट्रपति का नाम मुझे कमेंट में बताना, इम्पोर्टेंट है। पिटकुल पिटकुल की स्थापना 2004 में। पिटकुल का कार्य क्या होता है, 132 केबी से ऊपर की सभी जो भी विद्युत वो है उनका संचालन करना, मतलब उनको विद्युत को बांटना, जिसका कार्य रहता है, और नियंत्रित करना पिटकुल का कार्य। और 132 से नीचे का यूपीसीएल का कार्य होता है 132 केबी से नीचे के जो भी हमारे विद्युत पावर या सप्लाई, उनको सप्लाई करने का कार्य। ओरेडा की स्थापना 2001, अप्रैल 2001 आई थिंक। ओरेडा का मुख्यालय था अल्मोड़ा में, और ओरेडा के क्षेत्रीय कार्यालय लगभग सभी में है। और अभी इसका बहुत कन्फ्यूजिंग है यार, क्योंकि ओरेडा का जो मुख्यालय है कई लोग देहरादून भी बता दें, कई अल्मोड़ा, बट किताबों में अल्मोड़ा बताया गया है। कभी ये क्वेश्चन पेपर में बन जाए और दोनों ऑप्शन हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। उत्तराखंड में पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये भी 2001 में दिया गया था, जून 2001 में। पवन चक्की जो रहती है ना, घराट घराट रहते ना, घराट पवन, इनको क्या बोलते हैं अपन, वाटर मिल। हाँ, पवन चक्की, वाटर मिल हमारे वाटर मिल एक एसोसिएशन भी है जो कि हमारे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून और रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों में है ये। गलोगी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1999 में, इसको 1909 में इससे हमें 3.5 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया था। ये है हमारे मसूरी भट्टा क्षेत्र में, भट्टा फॉल पे। उत्तर भारत की पहली ये पन विद्युत संयंत्र है। ये इसमें आ भी गया, देखो, देश का दूसरा, उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र ग्लोकी। तो पहला कौन था? पहला था मैसूर में बना हुआ था हमारा, मैसूर कर्नाटक में। 1955 में स्थापित ये तो खटीमा परियोजना किस नदी पे है? शारदा नदी पे। बहुत अच्छी क्वेश्चन। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर अनुकृति गोसाई। उर्वर से रोहतक सिंदरी पाल कहाँ से? शंकर गुफा है हमारी टेहरी में, देवप्रयाग। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। 1870 में 1871 में अल्मोड़ा अखबार। उत्तराखंड में किस जिले में गाँव 1% सबसे अधिक है? 1% नहीं, 1 क्षेत्र है। 1% वाला डिस्ट्रिक्ट बताना आप मुझे, कौन सा है? कुछ नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? चमोली में है, 1988 पे। कंजरवन रिजर्व से यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। ये 3 जिलों के कंबाइंड से बना है, पिथौरागढ़, चमोली व बागेश्वर। तीनों का कंबाइंड क्षेत्र कहलाता है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा 2001, ऑलमोस्ट ज़्यादा तो 2001 में ही होता है हमारे यहाँ। कर्मभूमि का संपादन किस वर्ष हुआ? कर्मभूमि का संपादन हुआ था 1939 में। देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया था? सहारनपुर मंडल में
ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इसको क्या बना मानेंगे हम। कानपुर मंडल में तो 1817 में इसको किया गया था। इसका ये तो 1875 में, तो फिर ये गढ़वाल मंडल में शामिल हो जाता है ना। कानपुर मंडल से, अच्छा ठीक है कुछ, अरे मैंने क्वेश्चन निकल बोला। हाँ, कानपुर मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। 1800, इसको एक बार देख लेते हैं हम। 1817 में से किया गया था कानपुर मंडल में शामिल। कानपुर मंडल में से शामिल किया गया था 1817 में। फिर 1825 में हमारे विलियम ट्रेल के कार्यकाल में से कुमाऊं कमिश्नरी में लिया गया था। फिर इसको कुमाऊं कमिश्नरी में लिया गया था। फिर इसको 1829 में यहाँ पे एक क्या होता है, मेरठ मंडल में शामिल होता है फिर से। 1829 में मेरठ मंडल में शामिल होता है। उसके बाद ये 1867 में यहाँ पे एक नगर पालिका का निर्माण होता है देहरादून में। ये अभी वहीं है यूपी में, क्योंकि कानपुर मंडल में ही 1877 में। फिर इसको 1871 में एक जिला बना दिया जाता है, देहरादून नाम दिया जाता है जिससे इसको। 1871 में ये होता है, यूपी में ही है उस टाइम पे। और फिर फाइनली ये आता है हमारा 1975 में कानपुर मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल होता है। और 1999 में इस पे 1999 में हमारी बनती है, 98 में नगर निगम बन जाता है ये। देहरादून नगर निगम की स्थापना पूछी गया 9 नवंबर 1998। जयंती मंदिर स्थित है। जयंती मंदिर कहाँ स्थित है? जयंती मंदिर है हमारा डी हार्ट मेन बाज़ार पे है हमारा जयंती माता का मंदिर। जल देवी मंदिर भी होता है इसको। ये है हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। इतने ही है क्वेश्चन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे, आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन। तुक्का लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता यार, आपको क्वेश्चन के थोड़े उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जयंती माता मंदिर पिथौरागढ़ में कहाँ है, क्यों है, ऐसे कुछ तो आपको रिलेट होना चाहिए ना। तभी आप 100% श्योर हो सकते हैं कि इसका आंसर ये है। वरना पढ़ने के बाद भी आप गैस कर रहे हैं तो ये तो फिर सही नहीं बैठेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। इतना पढ़ना है कि कन्फ्यूजन, और क्वेश्चन को सिंपली ना पढ़े। मेरा एक आप सजेशन समझ लीजिए, क्वेश्चन को जैसे किताबी है ऐसे ना पढ़े, उससे अपने मतलब अपने से रिलेट करें कुछ ऐसे अगल बगल, वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। आप सिंपली कुछ भी पढ़ते हैं तो वो फिर कंफ्यूज करते ही करते हैं, और फिर माइंड में एकदम से आते भी नहीं है उस टाइम पे जिस टाइम पे वो क्वेश्चन बनते हैं फिर। और हमारा 23 जनवरी को RO का पेपर होना था UPSC का, बट अभी संवाद जारी किया UPSC ने कि वो स्थगित कर दिया गया है, और नेक्स्ट डेट वो आपको सूचित करेंगे जल्द ही। तो पढ़ते रहिए, निरंतर लगे रहें। और हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर का जिसने भी भर रखा है, उनकी आयोग ने उनकी पूरी मार्कशीट रॉ मार्क्स सहित वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे कितने नंबर कटे और कितने आपके प्लस पॉइंट रहे। मेरिट तो बहुत ही हाई की है इसकी, लेकिन देख लेना आप इसमें तो वैसे भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग ही चल रही है लोगों की, क्योंकि इसमें बहुत ही धांधली हुई थी। तो मिलते हैं नहीं है नए वीडियो के साथ। इवनिंग तक आपको मैं एक पेपर सॉल्व कराता हूँ प्रीवियस ईयर का। तो पढ़ते रहे, निरंतर लगे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।